लेकिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन सदर बन गए 6 साल के लिए और 2024 से अब 2030 तक रहेंगे। मशहूर रशिया का जार पीटर द ग्रेट 29 साल मुल्क का सरबराह रहा था। जोसेफ स्टॉलिन मशहूर डिक्टेटर 29 ईयर्स रहा था। लेकिन व्लादिमीर पुतिन तो 1999 से किसी ना किसी तरह इख्तियार में, पहले डिप्टी पीएम बने थे, फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट, और 2000 से तो बाकायदा प्रेसिडेंट या पीएम रहे। 2000 में व्लादिमीर पुतिन ने सदारती इलेक्शन जीता और 2004 तक के लिए मुंतखब हो गए। 2004 में फिर जीता और 2008 तक के लिए मुंतखब हो गए। उस वक्त तक रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बार से ज्यादा सदर वजीर आजम नहीं बन सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने आइन में तब्दीली की और 2008 में बजाय सदर बनने के अपने वफादार साथी डमिट्री मेदवेदेव को सदर बना दिया। और अंदर ही अंदर ये डील हो गई थी कि वजीर आजम को उस जमाने में ना रशिया का सदर नामजद करता था। डमिट्री मेदवेदेव जब सदर बने तो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को अकॉर्डिंग टू प्लान वजीर आजम नामजद कर दिया और सारी पावर्स वहां सदर के पास ही होती है। लेकिन डमिट्री मेदवेदेव तो वफादार साथी थे व्लादिमीर पुतिन के, उन्होंने पावर भी सारी व्लादिमीर पुतिन को दे दी और इस तरह व्लादिमीर पुतिन जो है वो 2012 तक हुक्मरान है। इस दौरान इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 2 दफा सदर बनने की तब्दीली भी खत्म कर दी और 2012 में सदर दोबारा बने, लेकिन अब मुद्दत चेंज कर चुके थे, 4 साल के बजाय 6 साल के लिए बन गए। 2018 तक सदर रहे। 2018 का इलेक्शन फिर इन्होंने जीत लिया और 2024 तक रहे। इस दौरान डमिट्री मेदवेदेव को वजीर आजम भी बनाया उन्होंने इनाम के तौर पे। अब 2024 से पहले ही शुरू हो गई रशिया यूक्रेन वॉर। अब देखो, ये जब यूएसएसआर टूटा ना, कितने सारे मुल्क अलग हुए हैं, गाज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया। अब कुछ इलाके ऐसे हैं, जब ज़ाहिर है ये यूएसएसआर था तो ज़ाहिर है आबादी भी इधर से उधर गई। यहाँ जॉर्जिया में भी रशियन बहुत आबाद थे, क्राइमिया में भी, और ये जो इलाका है ना यूक्रेन का, करकेव, डोनेस्टक, ओडेसा, ये असल में रशिया का ही पार्ट था। जब दोनों एक मुल्क थे तो रशिया ने कुछ इलाके यहाँ शामिल कर दिए थे। अब रशिया का कहना था भाई ये इलाके तो हमें तो यूक्रेन नहीं मानता था। चुनाचा 2014 में रशिया ने क्राइमिया पे कब्जा किया। ये देखें क्राइमिया, ये है छोटा सा सी ऑफ अज़ोव, और यहाँ जो है ना क्राइमिया, ये रशिया है, और इनको जो दोनों समंदरों को, सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी को मिलाती है, कर्च स्ट्रीट कहलाती है। ठीक है जी, वाटर बॉडी छोटी सी। ये इलाका तो पहले ही रशिया छीन चुका था। बाकी 2022 में एक बड़ा हमला किया रशिया ने यूक्रेन पे और ये सारे इलाके ओडेसा, डोनेस्टक, खार्कोव छीन लिए। और इस जंग में पेलो रशिया, जो कि रशिया का इत्तेहादी था, ये भी रशिया को सपोर्ट कर रहा था। वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया क्या है कि मदद करनी शुरू कर दी, और वेस्टर्न वर्ल्ड की मदद से यूक्रेन का पल्ला भारी होने लगा। एक वक्त आया और कुछ इलाके यूक्रेन वापस भी लेने में कामयाब हो गया, ज्यादा 5 से 10%, लेकिन बाकी इलाके तो रशिया की कब्जे में थे। और आखिरी 8-10 महीने से स्टेलमेट की कैफियत थी। स्टेलमेट जंग में तब कहते हैं जब ना रशिया आगे बढ़ पा रहा है ना यूक्रेन आगे बढ़ पा रहा है। लेकिन कब तक? यूक्रेन को बहुत ज्यादा पैसा, असला जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सब दे रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका समेत सब मुल्क जान छुड़ाना चाह रहे हैं यूक्रेन से, और यूक्रेन को अकेला छोड़ के पीछे हट रहे हैं। और यूक्रेन को असला देना भी कम कर दिया इन्होंने, पैसा देना भी कम कर दिया। कब तक देते हैं? जबकि रशिया के मुतालिक उनका ख्याल था रशिया पे 5 साल से ज्यादा पाबंदी लाई थी कि इनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, लेकिन चाइना रशिया का बदस्तूर साथ देता रहा इकोनॉमी के मामलों में, और नॉर्थ कोरिया और ईरान से उन्हें असला भी मिलता रहा। हैरान कुन तौर पे रशिया की इकोनॉमी कम नहीं हुई और बढ़ी है। हाँ, जाहिर है पाबंदियों से फर्क पड़ा, पाबंदियां नहीं होती तो शायद और बढ़ जाती। किसके वजह से? अब यूक्रेन को रकम और असला देना कम कर दिया। तो आखिरी 2 हफ्ते में ना रशिया ने बहुत सारे इलाके यूक्रेन से, जो चंद महीने पहले यूक्रेन ने लिए थे वापस, वो दोबारा छीन लिए, और अब पल्ला रशिया का भारी हो गया। अब
ये एक अमेरिका का ब्रिटेन का इल्जाम है कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि व्लादिमीर पुतिन धांधली भी कराते हैं, लेकिन इस दफा तो उन्हें वोट भी मिले। 87% से जीते हैं वो, और 87% सिर्फ धांधली से मुमकिन नहीं होता। रशिया के अवाम खुश भी उनसे कि उन्होंने यूक्रेन की जंग में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की। अगर व्लादिमीर पुतिन हट जाते और कोई नया सदर आ जाता और वो यूक्रेन की जंग बंद कर देता तो रशिया की बहुत बड़ी हार होती, क्योंकि ये बात रशिया की जायज है कि ये जो इलाके रशियन स्पीकिंग है ये रशिया का पार्ट होना चाहिए, और रशिया जंग बंद करने में भी तैयार है। यूक्रेन को कहते हैं इन इलाकों से 10 बरदार हो जाओ। असल में जो यूक्रेन के सदर है ज़ेलेंस्की, ये भी बेसिकली एक एक्टर थे। एक ड्रामे में उन्होंने सदर का रोल प्ले किया। यूक्रेन की आवाम भी बड़ी भोली है भाई, शायद हमारी तरह। उन्होंने सोचा कि ये रिलेटिव में भी अच्छा सदर बन जाएगा और उन्होंने इलेक्शन में सदर बना दिया। ज़ेलेंस्की साहब अभी भी ड्रामा समझ रहे हैं इस सारे मामले को, और हीरो बनने का उनको शौक है। वो जंग जारी रखे हुए अपनी पब्लिक को मरवाए चले जा रहे हैं। अगर इस जंग को बंद करना चाहें तो रशिया तैयार है, और अमेरिका तो बेवफाई दिखाता है। नहीं, अमेरिका के लिए वर्ड मशहूर है सनम बेवफा, तो इस बार भी उन्होंने नहीं किया। तमाम फ्रांस साथ दे रहा है, और फ्रांस के सदर ने तो ये तक कहा कि हम फ्रांस की फौज भेजेंगे बाकायदा। तो व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा, ओए फ्रांस अच्छी तरह सुन ले, ऐसा सोचना भी नहीं। क्या हशर किया था व्लादिमीर पुतिन का, हमने नेपोलियन बोनापार्ट का याद रखो। देखो यहाँ है फ्रांस, इतने सारे इलाके ना, उस जमाने में रशिया यहाँ से शुरू होता था, पोलैंड वगैरह सब रशिया के पार्ट थे। ये सारे इलाके ना रशिया के फतह करते करते मॉस्को तक भी पहुंच गया था, लेकिन जब आगे बढ़ा तो इबरतनाक शिकस्त हुई और नेपोलियन की सारी फौज मारी गई। खुद भी बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा था। तो इसका मतलब क्या है, ये वाकई याद दिलाने का मतलब रशिया का ये है कि भाई तुम्हारा हशर वही होगा जो तुम्हारे आबाजदाद का हुआ था, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि फ्रांस इस हद तक इन्वॉल्व होगा। फ्रांस का ये जरूर कहना है कि जिसने अमेरिका ने साथ छोड़ा है उसके बाद तो होगा कि यूक्रेन के इलाके वो और छीन लेगा। और अब कल सदर मुंतखब होने के बाद उन्होंने कहा है कि अब हम एक बफर जोन बनाएंगे रशिया और यूरोप के दरमियान में, क्योंकि यूरोप जो जहाज दे रहा है उससे हम पे बम्बार्डमेंट होती है। तो हम यूक्रेन के अभी तक तो हमने वो इलाके लिए थे जो हमारा हक था रशियन स्पीकिंग, अब हम और इलाके भी ले लेंगे। ऐसे करके 500 माइल का बफर बना देंगे ताकि यहाँ पर हमारी फौज खड़ी हो हमारी आबादियों से दूर। रशिया यूक्रेन के जहाजों को अपने मुल्क तक ही नहीं जाने देगा, और ये बड़ा खतरनाक ऐलान है। यूक्रेन वाले खौफजदा हो गए। तो फ्रांस कहता है कि अगर भाई यूक्रेन हार जाता है तो कुछ अरसे बाद पाबंदियां भी हट जाएंगी, फिर तो रशिया की और हिम्मत बढ़ जाएगी और वो कोई भी इलाका छीन सकता है। अब एक बड़ी अहम चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बाल्टिक स्टेट, लिथुआनिया, ये बेलारूस, ये तो रशिया का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, एस्टोनिया, लैटविया, और ये देखो ये भी रशिया है। जी हाँ, ये एक्सक्लेव है, मुल्क से बाहर जो कंट्री होती है। असल में मैंने बताया ना बहुत सारे यूएसएसआर था तो ये इलाका लिथुआनिया में शामिल था, लेकिन बाद में रशिया ने ले लिया था। कैलिनग्राड कहलाता है। ये भी ना दुनिया का एक बड़ा खतरनाक चौक पॉइंट जंग का हो सकता है, क्योंकि देखो पोलैंड में नाटो में शामिल है, लिथुआनिया भी, यहाँ ठीक ठाक अमेरिका और यूरोप की फौजें मौजूद हैं, और बेलारूस में रशिया की फौज मौजूद है। ये रशिया का सबसे अच्छा दोस्त है। यहाँ भी ना रशिया का सबसे बड़ा नेवी का अड्डा है और यहाँ एटम बम तक मौजूद है। तो यहाँ से भी ना कभी जंग हो सकती है, क्योंकि देखो एक छोटा सा गैप है। रशिया क्या चाहेगा कि अपनी फौज यहाँ से भी बढ़ाए, यहाँ से भी बढ़ाए और इस इलाके को छीन ले, काट दे लिथुआनिया का, जबकि ये चाहेंगे कि कैलिनग्राड को घेरे में ले ले अमेरिका और नाटो, कि रशिया के लिए एक बोझ बन जाए कैलिनग्राड बजाय एडवांटेज के। और ये होगा भी, अगर वाकई जंग कभी हो गई ना तो ये रशिया के लिए बोझ ही बनेगा, क्योंकि इसको बचाने के लिए ना रशिया को अपना काफी असला और पैसा और फौज खर्च करनी पड़ जाएगी। क्योंकि यही जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के मामले में यही था ना, बहुत दूर था पाकिस्तान से, तो इतना बड़ा गुजर करना मुमकिन नहीं होता। वही यहाँ पे, क्योंकि तो दुश्मन मुल्क है, समंदर में भी नाटो के जहाज ही हैं चारों तरफ। और सबसे बड़ा मसला है फिनलैंड और स्वीडन भी अब नाटो के मेंबर बन गए, पहले ये न्यूट्रल थे। तो अब ये जो बॉर्डर है ना फिनलैंड रशिया का, ये बड़ा सेंसिटिव हो गया है। यहाँ नाटो की फौज आ गई है और रशिया की फौज तो गई। आप बोलेंगे भाई ये नॉर्वे का बॉर्डर भी तो मिल रहा है। देखिए ये ऐसा बर्फानी इलाका है जहाँ से गुजर मुमकिन है ही नहीं, तो नेचुरल तौर पे सेफ है, ठीक है, यहाँ से तो कोई हमला कर ही नहीं सकता। तो अब ये सूरत हाल है। और
रशिया ने एक और धमकी दी है ना कल कि हम सैटेलाइट सभा कर देंगे अमेरिका यूरोप की। अब सैटेलाइट्स कहेंगे स्पेस में, क्या स्पेस तक मिसाइल मारा जा सकता है? जी अब रशिया ने बना लिए, अमेरिका ने तो बहुत अरसे से बनाए हुए थे। लेकिन क्या रशिया इस हद तक आगे बढ़ेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फिर तो दुनिया खत्म, थर्ड वर्ल्ड वॉर, एटम बम की तरफ जानी है खानी। लेकिन ये धमकी बड़ी खतरनाक है अमेरिका और खासतौर पर फ्रांस को पास रखने के लिए कि बेटा अगर ऐसा किया, और फ्रांस के सैटेलाइट तो तबाह कर सकता है, क्यों? फ्रांस की अगरचे एटमी ताकत है लेकिन इतनी बड़ी एटमी ताकत नहीं बहरहाल जितनी रशिया है। और अमेरिका तो पहले ही कह रहा है कि भाई इस जंग से जान छोड़ाओ, पीछा छोड़ाओ, ज़ेलेंस्की जाने, रशिया जाने, हम अब हटते हैं पीछे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। रशिया बहरहाल एक बड़ी पावर बन के उभरा है और चाइना की भी सपोर्ट है। वहीं ना इस वक्त ये बात भी चल रही है कि चाइना ताइवान का इशू भी ना दोबारा हॉट हो गया है, क्योंकि चाइना भी ताइवान को वापस लेना चाहता है। लेकिन चाइना वाले अक्लमंद हैं, जंग से वो मसला हल नहीं करते, वो दूसरी टैक्टिक यूज करते हैं, कोई ना कोई टैक्टिक वो यूज करेंगी ताइवान वापस लेने के लिए।